हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ही चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट कुछ वीडियोस मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और कुछ मैथ्स के वीडियोस और बाकी तरह के हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखे, उसी के अकॉर्डिंग अभी कुछ बच्चों की ये डिमांड है कि जो 2022 और 23 का जो सिलेबस है, चाहे वो क्लास 12 के अलग अलग बोर्ड्स का सिलेबस हो, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईएससी बोर्ड, इन सब के सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, इस साल के जो अलग अलग बोर्ड्स हैं उन सब के बोर्ड्स में कौन कौन से इकोनॉमिक्स के वो पेपर्स हैं जो उन्हें पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में आज चर्चा करेंगे। ज़रूरी ये है कि जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करने जाएं तो सबसे पहले उसके सिलेबस को देख लें। तो जो 2022 और 23 का सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, उसमें कुछ चीज़ें अलग हैं। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं और क्या क्या चीज़ें अभी हैं। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार कुछ पैटर्न में चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को समझना ज़रूरी है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि क्लास 12 के बेसिस पे जो सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। और उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद क्या हम सिर्फ बुक की एक रीडिंग कर लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम 100 आउट ऑफ 100 पा सकते हैं? तो क्या ये पॉसिबल है और किस तरीके से ये पॉसिबल है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जो भी सीबीएसई बोर्ड्स के डाउट्स होंगे, जो भी आईएससी बोर्ड्स के डाउट्स होंगे कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, जो भी यूपी बोर्ड्स के डाउट्स होंगे कि हमारे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी आईएससी और यूपी का कोई ऑफिशियल कोई ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि क्या डिडक्ट हुआ है या फिर क्या चीज़ें हैं, इसलिए मैं यूपी और आईएससी के लिए अभी ये मान के चल रहा हूँ कि जो चीज़ें बुक्स में हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ कटना होगा या फिर कोई चीज़ ऐड करनी होगी तो वो चीज़ ज़रूर वेबसाइट पे आ जाएगी। तो अभी क्योंकि सीबीएसई अपने वेबसाइट पे कुछ चीज़ों को दे दिया है तो मैं उस हिसाब से अभी आपसे बात करूंगा। जो आईएससी और यूपी के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को मान के चले कि अभी कुछ भी ना कटा है ना ही कुछ ऐड हुआ है, तो हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम अगर बात करें क्लास 12 की, तो क्लास 12 में हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं जिसकी कोडिंग 030 होती है बोर्ड्स में, ठीक है। इसमें हम क्लास 12 2022 और 23 के बैच के बारे में बात कर रहे हैं। एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट होगा हमारे चैनल पर और हम और आप उस नए प्लेलिस्ट के थ्रू जो क्लास पहली, यानी कि मैं आने वाले 1 से 2 दिन में क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा इस चैनल पे से ही, और हम पूरे सिलेबस को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम किस तरीके से अभी से इस 12th के 22-23 वाला जो सिलेबस है, जो बैच है, उसके लिए पूरी तरीके से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे और उसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या है, सिलेबस को समझना। जो आप क्लास 12, 22, 23 का एक बैच है, उसमें हम थ्योरी की अगर बात करें तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी से होगा, 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये ऐसा ही चल रहा था, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है, तो हमें पढ़ना है एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले हम ये समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें पढ़नी है वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहला है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखिए, ये जिन तरीके से ये चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये नाम आपको सीधे इस तरीके से मिलेंगे कहाँ पर, एनसीईआरटी में, ठीक है। तो लास्ट में इस बात को आप समझ लीजिए कि आपके स्कूल में कोई भी बुक चल रही हो, लेकिन आपको एनसीईआरटी की एक रीडिंग इंपॉर्टेंट है, उसे समझना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने ये प्लान किया है कि पहले हम लोग बेसिक्स जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस पूरे क्लास 12 के सिलेबस के लिए पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, और फिर धीरे धीरे जब अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो जो टर्म्स पे पकड़ है, जब वो हमारी डेवलप हो जाएगी तो हम धीरे से एनसीईआरटी की तरफ मूव करेंगे। और आने वाले 2-3-4 महीनों में हम लोग एनसीईआरटीज़ को भी कवर कर लेंगे यहाँ पर, ताकि हमारा सिलेबस इकोनॉमिक्स का हर जगह से, हर तरफ से पूरी तरीके से पूरा हो जाए। कहीं से कोई ऐसी चीज़ ना रहे जिससे कि हमें ये लगे कि हम ये पढ़ के नहीं गए थे, जिसकी वजह से हमारा मार्क्स नहीं आया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग
सारी चीज़ों को कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। आपका फिर है मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इनमें से जो क्लास 12th में अभी न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कुछ नाम नए जैसे होंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा नहीं है कि जो नया है जो आपको पता नहीं है और मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में होता क्या है कि हम सबको हर चीज़ पता होती है, लेकिन उसका एक टर्मिनोलॉजी, जिस नाम से उसको बुलाया जाता है, जैसे मुझे मेरे नाम से बुलाया जाता है, वैसे इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स को उनके एक अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो उन अलग अलग नाम को ही हमको समझना है पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। बाकी हम सब जानते हैं कि इनकम क्या है, कंजम्पशन क्या है, सेविंग्स क्या है, लेकिन उनका कंसेप्ट कैसे काम करता है, बस हमको हल्का फुल्का इन्हीं के बारे में इस पूरे सिलेबस में बात करना है। तो बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स को इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं समझना है, हमको समझना है कि जो डेली लाइफ में हो रहा है वो सब इकोनॉमिक्स है, वो सब इकोनॉमी है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे लिए सिलेबस बहुत आसान हो जाएगा। और क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूं कि इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो आप ये करते थे ना कि TR जैन की बुक आई और अलग अलग किताबें वो आई और पढ़ लिया और जाके एग्जाम दे दिया, अभी वो काम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, इसके पीछे क्या कारण है जो मैं बोल रहा हूँ कि अभी उससे काम नहीं चलेगा, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। CBSE ने ऐसा कह दिया है साफ साफ, ठीक है। अब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है ये 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जो अब ये 30 पीरियड्स ये स्कूल वालों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको आराम से, क्योंकि वहाँ पर 40 मिनट्स का दायरा होता है, वहाँ पर कई सारी चीज़ें, ये वो सब चीज़ें हम लोग को तो करनी नहीं है, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स एक्वायर करेगा क्या, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बात समझ में आ रही है? उसके बाद मनी एंड बैंकिंग आपका 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में। फिर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स, बजट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका 6 मार्क्स का आने वाला है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो 10 + 6 + 12 + 6 + 6 यानी कि 40 मार्क्स आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। कहां से ये सारे 40 मार्क्स आने वाले हैं ये आपको अब देखने को मिल गया। आपको ये दिख रहा है कि आप किसी भी चैप्टर को ये देखकर ये नहीं कह सकते कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है या ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। ये सारे चैप्टर्स लगभग एक जैसे मार्क्स आपको दे रहे हैं। खास करके डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये 12 मार्क्स का है, ठीक है ना, जिसमें आप जो TR जैन की बुक पढ़ते हैं उसमें आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का चैप्टर पढ़ते हैं। उसके बाद आप शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड पढ़ते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स मिला करके कितने मार्क्स के हो रहे हैं? 12 मार्क्स के हो रहे हैं। जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, जहां आप सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आपके TR जैन जिससे आप लोग पढ़ते हैं उसका सेकंड चैप्टर, नेशनल इनकम, फिर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये मिलाकर आपको दे रहे हैं 10 मार्क्स। तो आप सोचिए कि ये 2 यूनिट अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम, तो ये दोनों अकेले मिलकर 22 मार्क्स, मोर देन 50% आपको दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और यही चैप्टर्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े टेक्निकल है, लेकिन हम लोग इतने आसान भाषा में इन सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे कि जिससे हम लोग को लगेगा ही नहीं कि हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो नहीं है, ठीक है ना। हम लोग बहुत आराम से हर कंसेप्ट को पढ़ लेंगे। फिर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के 40 मार्क्स समझ में आ गए। जो सेकंड पार्ट है CBSE के लिए वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ें पूछने वाली हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो इसके वो 40 मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं? तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 to 90, ठीक है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है, जो आप आज़ाद हुए इंडियन इकोनॉमी के रूप में जिसको आप पढ़ते हैं, वो 47 से लेके 90 तक किस तरीके से काम की, या उस इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में आया, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले की आपकी इकोनॉमी कैसी थी उसके बारे में आप जो बात करेंगे वो आपका 12 मार्क्स का आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। बात समझ में आ रही है? सेकंड, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है इंडिया में? बिल्कुल जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो
पॉवर्टी की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, इस बार आपके सिलेबस से पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा दिया गया है, लेकिन जो भी ऐसे सिचुएशंस, ऐसे प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी फेस कर रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए ये 20 मार्क्स का आ रहा है अकेला, यानी 50% पेपर जो करंट में चीजें चल रही हैं, जो आपके इंडियन इकोनॉमी से जिसका रिलेशन है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप इस चीज से अवेयर नहीं हैं कि आपके इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है, तो ये मुश्किल हो जाएगा कि आप इस मार्क्स को गेन कर पाएं। इसलिए हम लोग उन सारी चीज़ों पर क्लास के दौरान ही बात करते चलेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या गलत हुआ, क्या सही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस करंट चैलेंजेस से आएगा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं नेबर से, खास करके पाकिस्तान और चाइना से इंडिया का कंपैरिजन होता है इकोनॉमी में, जहां पर ये लास्ट चैप्टर आपके बुक का होता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो ये मिलाकर आपका 20 + 12 + 8 40 मार्क्स का ये पेपर आपका कहां से आने वाला है? आपका इंडियन इकोनॉमी से आने वाला है, जहां पर थ्योरी पेपर 40 + 40 यानी कि 40 आपका मैक्रो हो गया, 40 आपका इंडियन हो गया, मिलाकर 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 20 मार्क्स का होगा, स्कूल वाले इसके बारे में बेहतर बताएंगे, लेकिन इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क को ऐसे काम नहीं करना है कि वे सिर्फ प्रोजेक्ट है और ऐसे ही बस निपट जाए और 20 मार्क्स मिल जाए। नहीं, थोड़ा सा सीबीएसई जो अपने पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रहा है, उसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है बच्चों को कि थोड़ा सा समझ के साथ आइए। 12th जब आप पास कीजिए तो आप एक वो जो रटने वाला चीज़ है ना कि हाँ ये याद कर लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट के ये चार प्रॉब्लम्स हैं, ये 4 सॉल्यूशंस हैं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। उन प्रॉब्लम्स को आप फील कीजिए, उस प्रॉब्लम्स को आप समझिए। जब आप कोई सल्यूशन दे रहे हैं तो आपको वो बात समझ एकदम आपके फीलिंग्स में आए कि हाँ सच में वो समस्या कैसे सॉल्व होगी। जो आप पॉइंट्स बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पॉइंट्स आप समझ नहीं रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको इन सारी बातों से अवेयर होना पड़ेगा। तो ये 20 मार्क्स को थोड़ा सा इज्जत से हम लोग अगर करेंगे तो ये बेहतर रिजल्ट देगा। अब इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका नेशनल इनकम में ये कुछ टॉपिक्स हैं, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मैंने आपको बताया भी कि नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, एंड इट्स एग्रीगेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मैंने आपको बताया कि आपके टीआर जैन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो हो गया। फिर आप उसके बाद पढ़ेंगे जो सर्कुलर फ्लो उसी चैप्टर में दिया हुआ है आपके उस बुक में, जो एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम है, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जीडीपी एंड वेलफेयर टॉपिक है, किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल एंड नॉमिनल जीडीपी है, एनडीपी क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड हो गया, या फिर इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इसको हम दूसरा मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर तीसरा आपका इनकम मेथड। किस तरीके से हम इन चीज़ों को करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर आपका यूनिट 2 जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें क्या है, मनी एंड बैंकिंग है। अब इसमें आपको मनी की डेफिनेशन समझनी होगी, मनी के मीनिंग और उसके फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, करेंसी हेल्ड, वही सब चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। तो मनी क्रिएशन क्या है, कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएशन करती है, फिर हम लोग सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को पढ़ेंगे, हम लोग बैंक ऑफ इशू क्या है, उसके जो फंक्शंस हैं, बैंक ऑफ इशू हो गया, गवर्नमेंट्स बैंक हो गया, बैंकर्स बैंक हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जब क्लासेस चलेंगी तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये CRR क्या है, बैंक रेट क्या है, SLR, रेपो रेट, आपका रिवर्स रेपो रेट, या ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, या क्रेडिट राशनिंग ऑफ क्रेडिट जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा। यूनिट 3 के बारे में अगर हम बात करें, जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात होगा, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात होगा, फिर इसमें आपको बात किया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो आपका जो टीआर जैन है उसका 3 चैप्टर, यानी कि कौन कौन सा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, फिर आपका शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, और आपका तीसरा क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखिए उन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर आ रहा है, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। फिर जो अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उसको अगर हम देखें तो ये है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं,
क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, इसे कंपोनेंट्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, उसके बारे में हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसमें कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। टाइप्स क्या क्या हैं, वेरियस फॉर्म्स क्या क्या हैं, आप इसके बारे में कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम लोग जो डेफिसिट है उसके बारे में बात करेंगे। अभी ये सब बात आपको लग रही है कुछ नई बात कर रहे हैं, कुछ नई बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी, एकदम आसान बात होगी। ऐसा लगेगा कि हाँ पता तो था, बस नाम एक नया दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। फिर जो यूनिट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग लास्ट यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसका कंपोनेंट क्या है, फिर सरप्लस और डेफिसिट बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, उसमें फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, मैनेज फ्लोटिंग क्या है, ठीक है। डिटर्मिनेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं कि $1 इज इक्वल टू 79 रुपीज़ या 78 रुपीज़ जो अभी चल रहा है, लगभग 80 के आसपास, अब तो 79-78 के आसपास आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, फिर मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस के दौरान समझने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। जो सेकंड यूनिट है हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पेपर है हमारा, जिसको हम कह सकते हैं, जो कि उसी पेपर में रहेगा, 40 मार्क्स का मैक्रो और 40 मार्क्स का इंडियन। उसमें इंडियन इकोनॉमी में हम लोग को डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस पढ़ने हैं 47 से 90 के, 91 तक क्या रिफॉर्म हुआ उसको पढ़ना है। उसके बारे में वही ब्रीफ जो भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, 47 से 90 तक क्या हुआ, 91 के रिफॉर्म तक क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसमें अलग अलग सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स की बात होगी, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस में ट्रेड की बात हो, ठीक है। हम लोग IPR 1956 के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंस और रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, 1991 तक क्या क्या रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें हुई उनके बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो बेसिस था वो कैसे रखा गया। फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन और GST की, ठीक है ना। 91 से अभी तक क्या चलता जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। यूनिट 7 पर अगर हम आए अपने इंडियन इकोनॉमी वाली बुक पे, तो यहाँ पर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने आपसे कहा कि हम इस पर बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट पे हम चर्चा करेंगे, रूरल डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे, ठीक है। हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, इसमें हम लोग इन्वायरमेंट की चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को साथ लेकर चलना है, कैसे लेकर चल सकते हैं, इकोनॉमी जरूरी है, इन्वायरमेंट जरूरी है, कैसे दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों को बात करना यहाँ पर शुरू करेंगे जब हम लोग लेक्चर्स यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। अब इंडिया में पाकिस्तान, चाइना के बारे में मैंने आपसे बताया कि इनसे हम कंपैरिजन देखेंगे कि हमारे जो नेबर्स हैं उनसे हम लोगों ने कितना बेहतर किया या कितना ठीक हम नहीं कर पाए, ठीक है ना। फिर चाहे वो इंडिया एंड पाकिस्तान का कंपैरिजन हो, चाहे इंडिया एंड चाइना का कंपैरिजन हो, हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इश्यूज इसमें क्या होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंडिया का हुआ, कैसे पाकिस्तान का हुआ, कैसे चाइना का हुआ। फिर हम लोग पॉपुलेशन का एक फिगर देखेंगे कि कहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, रिसोर्सेज कितने उपलब्ध हैं, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, SDI की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब जो आपका प्रोजेक्ट है वो अलग अलग तरीके से स्कूल आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में मैं आपको अभी रोका हुआ था और मैं कह रहा था कि आप मेरी बात को सीरियसली लें, वो ये है जो CBSE के ही साइट से आया हुआ है। और वो क्या है, क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं। सजेस्टेड क्वेश्चंस पेपर डिज़ाइन इकोनॉमिक्स, जिसका कोड 030 है, क्लास 12 2022-23। आँख खोल के देख लीजिए, बात समझ में आ रहा है। मार्च 2023 एग्जामिनेशंस के लिए आपको किस तरीके से आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन बात को आप समझिए। क्या बोल रहा है बोर्ड आपसे कह रहा है कि जो टाइप्स होंगे क्वेश्चंस के वो कैसे होंगे, आप समझिए। कह रहा है कि रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आपसे पूछ लिया कि भैया एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, या फिर साइंस स्ट्रीम्स के स्टूडेंट से किसी चीज़ के बारे में डेफिनेशन पूछ लिया और उसके कुछ अलग क्वेश्चंस पूछ लिया, उसमें आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक कर लिया। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज तक आते थे, इसमें कोई इशू नहीं है, ये आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि किसी चीज़ की डेफिनेशन तो आपको बुक में मिल जाएगी, तो उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो जाएगी। तो आप इसके बारे में, ये जो 44 मार्क्स आपके 80 में आने वाले हैं, वो 55% हिस्सा जो 80 मार्क्स में है वो सिर्फ किसका है, जो बुकिश चीज़ें हैं जिसको आप तुरंत पढ़ के सीख लेंगे और ये 55% गेन कर लेंगे। लेकिन
उसके बाद उसको अप्लाई करना किस तरीके से है, इसके बारे में बुक्स आपको पूरी तरीके से ज्ञान नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को खोलना होगा, जो चीज़ें आपके चारों तरफ हो रही हैं उनको सुनना और उनको समझना होगा। थोड़ा इसको खोल के रखेंगे तो सुनेंगे, और सुनेंगे तभी समझने वाला प्रोसेस शुरू होगा। तो यानी कि अप्लाइंग, अब सॉल्व द प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशन। आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स दे दी गई क्वेश्चन पेपर में कि ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इकोनॉमी है, सॉल्व करके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नए नए क्वेश्चंस, नए नए तरीके आपको वहां पर बताने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे। अब यहां पर भी किस तरीके से अप्लाई करना है, जैसे कि जब हम लोग बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बुक से कुछ इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बुक के इस पॉलिसी से यहां से निकल सकता है। लेकिन यहां पर आप अप्लाई करना तो सीख गए, लेकिन अगर आपके सामने नई सिचुएशन रख दी गई कि जो हुआ वो हुआ, अब ऐसा अगर हुआ तो आपको उस सिचुएशन में डाला गया तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। आप तब तक, जब तक एनालाइज करना नहीं सीख जाएंगे, जब तक आप, और एनालाइज किस चीज को करना है, जो प्रेजेंट में इकोनॉमी में हो रहा है, आप उनके डेटा को देखिए, जो आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको आप समझिए। जैसे कि हम लोग जब पढ़ेंगे, बजट वगैरह पढ़ेंगे, तो डेफिसिट पढ़ेंगे, डेफिसिट बजट है, फिस्कल डेफिसिट है, तो फिस्कल डेफिसिट का क्या इंप्लीकेशन है वो तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि हो सकता है कि बुक में दे दिया हो किसी। लेकिन वो अच्छा है कि बुरा है, उसको किस तरीके से आप टैकल करेंगे, बात समझ में आ रही है? प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप क्या करेंगे, कैसे समझेंगे। तो अब ये जो अपना पैटर्न बोर्ड बदला है, चाहे अप्लाइंग के 18 मार्क्स को, जो 22.5% होगा पूरे 80 मार्क्स का, चाहे एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग जो 18 मार्क्स का आने वाला है 22.5%, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आपका 44 मार्क्स ये और 18 + 18 36 मार्क्स ये, यानी आप अपने 80 मार्क्स में से 44 मार्क्स एकदम पॉजिटिव होकर के जाएंगे एग्जाम में कि नहीं मैं बुक से पढ़ के आया हूं। लेकिन अगर आप उस चीज को एनालाइज नहीं किए हैं, अगर आप उस चीज की बेहतर समझ नहीं रख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इस 44 से एक्स्ट्रा आप 10 नंबर और बढ़ जाएंगे, यानी 54, 60 और 20 नंबर अपने प्रोजेक्ट का जोड़ दीजिए, तो आप 75 और 80 के बीच में रहेंगे। आपका वो जो ड्रीम है ना कि 90+ पाना, 95+ पाना या 99, 98 पाना, वो ड्रीम तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप इन दो बातों को बहुत ध्यान से समझें। आप पेपर को, उसके सिलेबस को, उसके अलग अलग दिए हुए टॉपिक्स को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं प्रेजेंट डे में, या फिर प्रेजेंट इकोनॉमी में, या फिर उससे आप वहां पर हो करके क्या करते, क्या क्रिएट करते, या फिर क्या आप उससे एनालिसिस निकाल पा रहे हैं, आप उसका किस तरीके से इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ये बात आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसकी प्रॉपर समझ होगी। अब इससे दो चीजें निकल के आती हैं। एक ये कि कुछ बच्चे कहेंगे अरे यार बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी बुक नहीं पढ़ना है, ये बहुत फालतू बात है। बुक नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट तभी करेंगे ना जब पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो पहला केस तो क्या है कि पहला केस तो हमको इन 44 मार्क्स को ही लेना है कि हम पॉलिसीज को समझें, और पॉलिसीज को समझने के बाद जो चीजें इंडियन इकोनॉमी में हो रही हैं उनको हम फील करें कि हाँ ठीक है, अब ये पॉलिसी हमने समझ लिया। जैसे हमने क्या समझ लिया, मान लीजिए मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ, 12th का ही सिलेबस है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी मेरी इस आम भाषा से ये बात समझ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मान लीजिए महंगाई है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन होने का मतलब कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उसका सल्यूशन क्या होगा। डॉक्टर के पास जब कोई जाएगा तो डॉक्टर क्या कहेगा कि महंगाई लग रहा है इसी वजह से, क्योंकि लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा डिमांड इसलिए कर रहे हैं लगता है क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सरकार अगर आपको बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, टैक्स में आप कहेंगे एक काम करते हैं, पहले अगर कम टैक्स लेते थे तो अब टैक्स का दायरा बढ़ा देते हैं, ताकि ज़्यादा टैक्स अगर हमारे पास आ जाएगा तो लोगों के जेब में पैसा कम रहेगा डिमांड करने के लिए, तो लोग अपना डिमांड कम कर देंगे, तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल होने लगेगी। मेरी बात, अभी हम लोग बीच के टॉपिक से एक एग्जांपल ले लिए, लेकिन जब हम लोग इसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो हम लोग बेहतर तरीके से इन बातों को समझ पाएंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए कि जितना इंपॉर्टेंट आपको किताब की रीडिंग है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपको अब इन चीज़ों को समझना कि आरबीआई क्या चेंज कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर रहा है, रेपो रेट चेंज कर दिया,
रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, CRR में क्या चेंज हो रहा है, SLR में क्या चेंज हो रहा है, बैंक रेट में क्या चेंज हो रहा है। आपको समझना होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कब ज्यादा करेगी, गवर्नमेंट खर्च कब कम करेगी, मेरी बात समझ में आ रही है, कब वो टैक्स ज्यादा लेगी, कब उसको टैक्स कम लेना चाहिए। ये सारी बातें आपको अब ये दिमाग खोल करके समझना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। आज तक जितना इकोनॉमिक्स आपको आसान लगता था वो इसीलिए लगता था क्योंकि पैटर्न ऐसा बना दिया गया था कि आप वो NCERT ना पढ़ें, TR जैन उठा लें, TR जैन की किताब पलट के पढ़ लिया, बोर्ड में गए, TR जैन से क्वेश्चन आ गया, करके घर आ गए। लेकिन अब TR जैन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, NCERT आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, इन सारी बातों को भी आपको समझना उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पर जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स में मैं देख रहा था, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई थी गाइडलाइंस में, जिसमें मैं रोल ऑफ द टीचर के बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपके सामने आने वाला हूँ। लेकिन ये प्रोजेक्ट के लिए रोल ऑफ टीचर्स हैं, जो आपके स्कूल के टीचर्स होंगे जो प्रोजेक्ट वर्क देंगे उसमें आपको किस तरीके से बताएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो मैं ये जो रोल ऑफ टीचर्स हैं इनको जब मैं पढ़ रहा था तो आप भी समझिए क्या लिखा हुआ है। The teacher plays a critical role in developing thinking skills of the learners। आपको किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना है, किस तरीके से चीज़ों को सीखना है, समझना है। बात समझ में आ रही है। ये काम किसका है? ये काम हमारा है। तो इस बात को पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ। A teacher should help each learner select the topic based on recently published extracts from the news media। अब जो आप प्रोजेक्ट चुनेंगे उसमें आपके स्कूल टीचर का रोल क्या होना चाहिए कि जो आपके करंट में चीजें चल रही हैं, जो करंटली पब्लिश्ड डेटाज हैं, चाहे वो RBI के द्वारा दिया गया हो, चाहे वो गवर्नमेंट, ये देखिए न्यूज मीडिया आपको दिया हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज दिया हुआ है, RBI बुलेटिन दिया हुआ है, नीति आयोग रिपोर्ट्स दिया हुआ है, IMF वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स दिया हुआ है, आफ्टर डिटेल डिस्कशन। और इन चीजों पर टीचर डिस्कशन करें क्लास में, स्कूल के इन चीजों पर डिस्कशन करेंगे। देखो इंडिया की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है, एक अनुमानित जीडीपी है, एस्टिमेटेड जीडीपी है, वो बताया जा रहा है कि इतना परसेंट है, 7.2% या 7%। उस चीज को समझना पड़ेगा कि 7.2% ही क्यों, उससे कम क्यों नहीं, उससे ज्यादा क्यों नहीं, क्यों इतना ही बता रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं बता रहे हैं, और क्यों पिछले वाले रिपोर्ट से अब उस एस्टिमेटेड ग्रोथ को कम कर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है चेंजेस इंडियन इकोनॉमी में। तो ये सारी बातें हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है ना। अ टीचर शुड प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड सुपरवाइजर टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट वर्क। अब जो स्कूल के टीचर होंगे, क्योंकि मैं तो यहां से आपके प्रोजेक्ट वर्क को थोड़ी देख पाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर मुझे स्कूल से ये प्रोजेक्ट मिला है, कैसे करना है, क्या कुछ इसमें आप कुछ नई चीजें ऐड कर सकते हैं। मैं उसमें आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। फिर गाइड द रिसर्च वर्क इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रिलेवेंट डाटा। ऐसा ना हो कि आप कोई फालतू डाटाज देख लें। बात समझ में आ रही है। आपको गवर्नमेंट डाटा के थ्रू ही अपने सारे ज्ञान को बढ़ाना है और ज्ञान को लेना है, ठीक है। एजुकेट लर्नर अबाउट प्लेगरिज्म एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कोटिंग द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप किसको कोट करना चाहते हैं, ये सारी चीज के इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं। प्रिपेयर द लर्नर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, कैसे प्रेजेंट करना है। अब ये सारी चीजें आपके स्कूल के टीचर से करेंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन इन चीजों में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो एज अ टीचर आपको जो नॉर्मल सिलेबस है आपका उसमें भी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसा कि आपका पहला पॉइंट कह रहा है, आपका दूसरा पॉइंट कह रहा है, तो मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आज के वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, और आपको जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम लोगों ने सिलेबस समझ लिया। अब हम लोग इस सिलेबस को 2022-23 के बैच के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे और उसी के थ्रू हम लोग इस पूरे सिलेबस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।